इंटरनेट ने पता नहीं क्यों, इंटरनेट ने भी नहीं, पता नहीं क्या सिस्टम का एरर रहा कुछ। स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर ना किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आप देंगे जवाब। 40+ क्वेश्चंस की आपकी क्वेश्चंस रहेंगे। सेट इस बार बहुत ज्यादा नहीं आने हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ मत लीजिएगा। जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स के वो जरूर रीड कर लीजिएगा। मुश्किल चीजों के चक्कर में जो चीजें आती हैं, है ना, 2% के चक्कर में 98% नहीं खोया जाता, तो उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। जो रेपिटेटिवली चीजें पूछी जाती हैं उनको अच्छे से हम करके जाएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाँ, सब्सक्रिप्शन कैसे लें, किस चीज की? करियर ऐप पे सीधा आपको कोर्स लेना होता है। अभी तो सारे एडमिशन जो हैं आपके क्लोज्ड हैं। देखते हैं, जल्दी ही मौका मिलेगा उस तरह का भी। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम। ये क्वेश्चन आप कोई भी साल उठा लीजिए सीटेट के पेपर का, और लगभग हर साल में मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है। बस ये 4 ऑप्शंस थोड़े थोड़े चेंज कर दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है ना। तो फटाफट से आपको बताना है कि कौन सा एक एनसीएफ बोल रही हूँ, करिकुलम का, मैथमेटिक्स करिकुलम का पार्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स, देखिए ये दिमाग में बिठा लीजिए, ये हर साल आते हैं कि पैटर्न प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाता है, डेटा हैंडलिंग पढ़ाया जाता है, एस्टिमेशन पढ़ाया जाता है। इसके अलावा एक और चीज होती है आपकी जिसको हम क्या कहते हैं, जो पैटर्न्स तो हो ही गए, और भी कुछ कुछ, एक जो आपका आई थिंक कॉन्स्टलेशन या कुछ तो उसको कहते थे, मतलब जिसमें पैटर्न्स का ही एक प्रकार हो गया। तो ये कई बार बस चेंज कर देता है। आपको 2-3 चीजें जो हर बार पूछी जाती है, जैसे रेशो प्राइमरी में जनरली नहीं दिखाता है, मतलब इस तरह का एक कॉम्बिनेशन है। प्रीवियस मैराथन भी अगर आपने देखी होंगी या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखी होगी, तो ये हर बार आता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये इन 3-4 ऑप्शंस के अलावा जब कुछ डिफरेंट ऑप्शन हमें नजर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्राइमरी पे नहीं पढ़ाया जाता है, प्राइमरी लेवल पर। बाकी तो आप चाहें तो सिलेबस को भी एक बार देख सकते हैं प्राइमरी लेवल के। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो 6th के बाद एटलीस्ट 7th वगैरह में हम पढ़ रहे होते हैं, यानी प्राइमरी क्लास में नहीं पढ़ाई जाती, एलिमेंट्री क्लासेस में हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी को, और फिर 11th 12th तक पढ़ते रहते हैं। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी प्राइमरी क्लास का टॉपिक नहीं है, यानी कक्षा 1 से 5 तक नहीं पढ़ाया जाता है, जिसको हम प्राइमरी कक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इफेक्टिव Which of the following is least effective as an assessment strategy in mathematics at primary level? प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? यानी आप गणित का आकलन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन असेसमेंट पे भी हर हालत में आता ही है। तो अगर हम बात करें तो सबसे कम महत्वपूर्ण या नॉट इंपॉर्टेंट, उतना हम कहेंगे किसमें? असेसमेंट यानी आकलन। जब आप बच्चों को जान रहे हैं कि उनको कितना आता है, कैसे आगे बेहतर करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्टिविटीज, कि आप कोई एक्टिविटी आपने बच्चों को दी और आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये तो होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आगे बढ़े, ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है। टर्म एंड एग्जामिनेशन, ये टर्म एंड एग्जामिनेशन क्या हो गया? एसे टाइप चीज हो गई कि सम्मेटिव या योगात्मक मूल्यांकन जैसी बात हो गई। इसमें जजमेंट पे फोकस रहता है, ना कि फीडबैक पर। और असेसमेंट या आकलन का, टेस्ट का जो पर्पस होना चाहिए वो बच्चे को फीडबैक देना होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जबकि टर्म एंड में जजमेंट होता है इतने % मार्क्स आए। एफए जो है पॉजिटिव बात है, यूज ऑफ रूब्रिक्स जो है पॉजिटिव बात है, कुछ ट्रिक्स जैसा भी हम कर लेंगे परसों या मतलब पेपर से एक दिन पहले। ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्टिविटीज ये सब सही है, बट बी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मेजरमेंट इन प्राइमरी क्लासेस। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? यानी जब आप मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, मापन पढ़ा रहे हैं, मेजरमेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यानी मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? बताइएगा। देखते हैं क्या कहानी है। अगर हम बात करते हैं कि कौन सा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव यानी मुख्य उद्देश्य नहीं है किस चीज का, एनसीएफ के अकॉर्डिंग मैथ्स करिकुलम का या प्राइमरी लेवल पे मेजरमेंट पढ़ाने का, ठीक, मापन, कि भाई मापना जो हम सिखाते हैं, टू एनहेंस द एस्टिमेशन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, भाई बिल्कुल जरूरी है, अनुमान लगाने का कौशल बेहतर होगा। भाई ये पेंसिल भी उसको दिखे या एक छत भी उसको दिखे तो हर चीज में वो क्या अनुमान लगाना शुरू करता है कि ये शायद इतनी इसकी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी। मेजरमेंट में ये चीज बेहतर होती है, एस्टिमेशन बेहतर होता है। या किसी चीज को आपको मान लीजिए माउस भी है तो इसको भी हाथ पे रख के बताने की कोशिश करेगा, एस्टिमेट करेगा कि हाँ ये शायद 50 ग्राम या 100 ग्राम का होगा, तो धीरे धीरे उसका एस्टिमेशन बेटर होता है। बी ऑप्शन है, टू मेक चिल्ड्रन फैमिलियर विद स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित करवाना, जो कि सही बात है। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं वो भी थोड़े से उससे क्या होंगे,
अवगत हो जाएंगे कि भाई ये सेंटीमीटर होता है, ये किलोग्राम होता है, ये होता है, ठीक है। टू मेक चिल्ड्रन डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये भी हो जाएगा कि जो हम जस्ट आइडिया में कह देते हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं जो आप देखेंगे गांव देहात में कहीं पे चल रही होगी, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट नहीं है बट लोग उसको मान लेते हैं क्योंकि वो चलता है। टू डेवलप मास्टरी इन सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेजरमेंट, ये गड़बड़ है। प्राइमरी लेवल पे हम क्या चाह रहे हैं, बच्चे को मास्टर बना दें, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी मेजरमेंट से रिलेटेड उनको सॉल्व करने में, नहीं, ये ज्यादा एक्सपेक्टेशन है प्राइमरी लेवल पे, ये काम सही नहीं होगा, ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, बाकी के तीनों जरूरी हैं, ठीक है। फिर प्राइमरी लेवल नहीं रहेगा ना अगर वो सब कुछ मास्टर ही बन गया हर चीज में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फिर तो आगे की क्लासेस में मेजरमेंट पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मास्टरी तो वहीं हासिल हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन अ प्राइमरी ग्रेड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक द कॉन्सेप्ट शुड बी, यानी प्राथमिक कक्षा के गणित की पाठ्य पुस्तक में अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट्स को कैसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। देखिए ये बिल्कुल पेडागोजी की समझ आपकी बता देगी, आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर जाते हैं, ना कि जटिल से सरल की ओर। प्रोसीड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ये आपको पियाजे की स्टेजेस में भी आपने पढ़ा है, मूर्त से मूर्त, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, सीए होता है, एसी नहीं होता, ठीक। यानी मूर्त से जिसको देख सकते हैं उससे जिसको दिमाग में समझ सकते हैं उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है ना। पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है, बाद में फॉर्मल आती है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट आता है। प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये बात एकदम सही है, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, सरल से जटिल की ओर जाना। आपका सिलेबस भी ऐसे ही डिजाइन होता है जिसको स्पाइरल करिकुलम कहते हैं कि चीजें एक से दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और जैसे आप आगे जाते हैं चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, है ना, या प्रीवियस नॉलेज से जुड़ती जाती हैं। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा सकते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर जा सकते हैं। पहले बच्चे को दिखाया जाता है कि ये 2 पेन हैं, बाद में इन 2 पेन को रिप्रेजेंट करिए कॉन्क्रीट हुआ, इसको टच और फील किया जा सकता है कि बच्चों तुम्हारे पास 4 टॉफी हैं, बाद में 4 को डायरेक्ट 4 लिख दिया जाता है। तो हम क्या जाते हैं, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। बात डी ऑप्शन है, बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू फॉर्मल एल्गोरिथम, एल्गोरिथम हो गया बिल्कुल, उसको रट्टे लगाने वाली बात हो गई। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं भाई क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है एक बार देखते हैं। Which of the following is not a stage of स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी एनईपी 2020 पे वीडियो बनाया हुआ है, एक बार सर्च करके जो जो टॉपिक में दिक्कत हो उनको सर्च करो, यूट्यूब पे डालो, टॉपिक लिखो, आगे लिखो हिमांशी सिंह या लेट्स लर्न, आपको वो टॉपिक ज्यादा संभावना है कि मिल ही जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है। यानी स्कूली शिक्षा का स्तर बदला है, पहले 10+2+3 होता था स्ट्रक्चर, और अगर सिर्फ स्कूल एजुकेशन की बात करें तो 10+2 होता था, 1 से 10वीं और 11वीं 12वीं, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर था जब तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं आई थी। अभी क्या है लेटेस्ट, वो है आपका 5+3+3+4 534 का स्क्वायर, ये हमें पता है ना, 534 में 3 का स्क्वायर, ये हमें पता है। अब इसमें भी FPMS से याद रखना है, फाउंडेशनल पीरियड है 5 साल का, प्रेपरेटरी पीरियड है 3 साल का, मिडिल स्टेज है 3 साल की और सेकेंडरी स्टेज है 4 साल की। ये है आपका नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी के अनुसार जो आपका पैटर्न है एजुकेशन का आज के समय में। बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब क्या सही उत्तर होगा, फाउंडेशनल स्टेज होती है बुनियादी चरण 5 साल का, प्रेपरेटरी स्टेज होती है 3 साल की, मिडिल स्टेज होती है 3 साल की, लेकिन प्राइमरी स्टेज जैसा कुछ नहीं है ना, प्राइमरी स्टेज जैसा कुछ नहीं है। इसमें भी आप लोग गलती कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे सवाल में भी गलती करेंगे तो कैसे चलेगा सरकार, है। आप अगर बेसिक स्ट्रक्चर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नहीं समझ पाएंगे, प्राथमिक स्तर इसको समझने की कोशिश कीजिए कि पूछा क्या है, ऑप्शंस के थ्रू तो समझ जाना चाहिए था कि बुनियादी स्तर है नई एजुकेशन पॉलिसी में, प्रेपरेटरी स्टेज भी है, मिडिल स्टेज भी है, लेकिन प्राथमिक स्टेज अलग से नहीं है। फाउंडेशनल पीरियड में ही कक्षा 1 और 2 आ जाती है, शुरुआत के 3 साल में आंगनबाड़ी है, और जो आपका प्रेपरेटरी पीरियड है उसमें कक्षा 3, 4 और 5 है। तो प्राइमरी स्टेज 1st to 5th वाला पार्ट खत्म हो चुका है अभी, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है समझेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एज पर एनसीएफ 2005 विजन स्टेटमेंट स्कूल मैथमेटिक्स टेक्स प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार यह दृष्टि कथन की विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहां, यानी मैथमेटिक्स जो है हम वहां सीख रहे हैं, उस सिचुएशन में सीख रहे हैं जहां पर चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स, बिल्कुल सही बात है, बच्चा गणित को एंजॉय कर पाए ऐसी सिचुएशन में सीखना है, ऐसा माहौल होना चाहिए गणित सीखने के लिए। टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू एंगेज लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स इन क्लास एक्टिविटीज,
यानी शिक्षकों से निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलापों में संलग्न रखने की अपेक्षा हो। मतलब जो लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासरूम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए। क्यों भाई, जो हाई परफॉर्मर्स हैं, जो एवरेज परफॉर्मर्स हैं, उनको भी तो रखेंगे, सिर्फ लो परफॉर्मर्स को ही क्यों एक्टिविटीज में बिजी रखना है। ब्राइट चिल्ड्रन पोज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम, सिर्फ ब्राइट बच्चे जो अच्छा करते हैं, अच्छा गणित आता है जिनको, उन्हीं को सिर्फ मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स दो, बाकी सबको रोट लर्निंग करा दो, ये भी गलत है। तो ओनली ए ऑप्शन इज राइट, जो कि ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है। आप लोग सही जवाब जिसका दे भी रहे हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है एक बार देखते हैं। अ चाइल्ड राइट्स नंबर नेम्स अगेंस्ट ईच नंबर एज। नंबर नेम हमें पता है भाई, 1 को 1 लिख रहा है बच्चा, 1 को हिंदी में होगा तो 1 लिख रहा होगा, ठीक है ना। 2 को TWO2 लिखने की जगह उसने सिर्फ 2 ही लिख दिया, क्योंकि उसका ध्यान साउंड पे है और उस साउंड से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा कि इसकी स्पेलिंग TWO2 होगी। ये भी वाला 2 उसने लिख दिया, ठीक है जी। फिर 3, चलो 3 को तो 3 सही लिख दिया। 4 को उसने 4 लिखने की बजाय 4 लिख दिया। 5 को 5 ही लिखा है। अब इसका मतलब क्या है, बच्चे को सुन के साउंड के आधार पे सही स्पेलिंग लिखने में समस्या हुई है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी एक बात सही है। द चाइल्ड इज अनेबल टू अंडरस्टैंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। बच्चा संख्याओं के प्रतीकात्मक सांकेतिक निरूपण को समझने में असमर्थ है। ऐसा कहना एकदम बेवकूफी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर बच्चे का ऐसा होता कि वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ रहा, 4 के सामने उसने लिखा तो 4 ही है ना, ऐसा थोड़ी कि 3 लिख दिया है, तो इसका मतलब समझ तो वो रहा है। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। द चाइल्ड इज यूजिंग होमोफोन्स इनकरेक्टली। ये बात एकदम सही है। होमोफोन हमने इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी में भी हम पढ़ते हैं। होमोफोन स्पेशली इंग्लिश में पढ़ते हैं। होमोफोन, फोन का मतलब है साउंड, यानी जो साउंड है ना, जो सिमिलर साउंड होती है उसको समझने में उसको दिक्कत है, क्योंकि 4 और 4 की जो साउंड है वो कुछ हद तक क्या है, सिमिलैरिटी है उसमें। ठीक, या फिर अगर हम बात करें किसकी, 2 और TWO2 की जो साउंड है वो होमोफोन्स है, मतलब साउंड एक जैसे ही करते हैं लगभग, तो इसलिए उसको दिक्कत हो रही है ये बात समझने में। द चाइल्ड हैज मेड लॉजिकल एरर्स। इसमें लॉजिकल एरर जैसा कुछ नहीं है, लिंग्विस्टिक एरर है। द चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स एज हैविंग अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड अ न्यूमरल। ये तो सब बेकार की बातें हो गई। बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कहता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एप्रोप्रिएट अबाउट द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। यानी गणित की प्रकृति के बारे में कौन सी बात सबसे कम सही है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एक टॉपिक है, आपके नोट्स में भी गिवन है ना। लीस्ट एप्रोप्रिएट यानी निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयोग। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर हायरार्किकल इन नेचर। हाँ, क्या होते हैं, पदानुक्रमिक होते हैं। एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और अगर पीछे वाला नहीं आता तो आगे वाले को समझने में दिक्कत होगी। मैथमेटिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ स्टडी ऑफ पैटर्न्स। चलिए मान लेंगे पैटर्न्स की स्टडी है। मैथमेटिक्स इज इंक्लूसिव इन नेचर एज इट ऑलवेज इंक्लूड सोशल सब्जेक्टिविटीज। यही गलत हो गया, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे ऑब्जेक्टिविटी बहुत है, वस्तुनिष्ठता बहुत है, लॉजिक बहुत है। ये नहीं है कि समाज में कुछ चल रहा है, आजकल माहौल ये चल रहा है तो मैथमेटिक्स का आंसर कुछ और हो जाएगा, है ना। वो साइकोलॉजी में चीजें इस तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वो और सब्जेक्ट्स में हो सकते हैं, बट मैथ्स में जो है, जो सामाजिक व्यक्तिनिष्ठता है, मेरे और आपके विचार से चीजें नहीं बदलती हैं। यहाँ पे जो है वो है 2 + 2 4 ही होता है, तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है जी, तो चलें आगे बढ़ें। लॉजिकल रीजनिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ये बात तो सही है। तो गलत क्या है, सी ऑप्शन। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग फ्रैक्शंस इन अ प्राइमरी क्लास, यानी भिन्नों का परिचय दिया जा रहा था कहां, प्राथमिक कक्षा में। एन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी वुड बी टू स्टार्ट विद। एक प्रभावी शिक्षण की योजना या तरीका कौन सा होगा जिससे शुरू किया जाए प्राइमरी लेवल पे फ्रैक्शन को, भिन्न को समझाना। भिन्न समझते हो ना, पढ़ते थे, देखिएगा। द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रैक्शन, भिन्न की परिभाषा दे दो, तो ये इफेक्टिव तरीका नहीं है, ये तो रोट तरीका है। रिकॉलिंग इंटीजर को, पूर्णांक जो होते हैं उनको, उनका पुनः स्मरण, चलो ठीक है सुन लिया, लेकिन इफेक्टिव तरीका पूछा है हमसे। रिप्रेजेंटिंग, ये तो ट्रेडिशनल तरीके हैं। रिप्रेजेंटिंग वेरियस फ्रैक्शंस न्यूमेरिकली ऑन द ब्लैक बोर्ड, बहुत सारे फ्रैक्शंस को ब्लैक बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर दो न्यूमेरिकली। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फ्रैक्शन, सबसे बेहतर तरीका यही है कि एक तो हमें बच्चे को कॉन्क्रीट लेवल पे उसके विजुअल एस्पेक्ट को बहुत ध्यान में रखना है, तो विभिन्न भिन्नों का चित्र द्वारा निरूपण करना, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फ्रैक्शंस।
सबसे आसान होता है कि हम एक उसको होल दिखाएं, फिर बताएं कि अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो ये 1/2 कहलाएगा। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है भिन्नों के बारे में जब हम पढ़ा रहे हैं। तो एक पिक्चर से भी आप इसको समझ सकते हैं। डी ऑप्शन वाज द राइट आंसर कि फ्रैक्शन, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि भाई एक जो कंप्लीट सर्कल है, एक बॉल भी है, तो वो 1 है। जब उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, हाफ में 2 पार्ट्स में कर दे रहे हैं, तो ये 1/2 हो जाएगी, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 हिस्से कर दिए तो 1/4 हो गया, 8 हिस्से कर दिए तो 1/8 हो गया, 16 कर दिए तो 1/16 हो गया, 16 हो गया। ठीक है ना, चलिएगा। खैर, इसको हम जो अभी इंडिपेंडेंस डे गया है तो मुझे याद आ रहा है, जो आपका इंडियन फ्लैग है, तिरंगा है, उसके बीच वाला जो पार्ट होता है उसके थ्रू भी आप इसको कुछ हद तक समझा सकते हैं, मतलब कि उसमें कितने होते हैं, या मतलब भिन्न का अच्छा एग्जाम्पल वो बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, मिस आस्था, अ क्लास 4 मैथमेटिक्स टीचर gives an activity to her students to segregate given geometrical shapes into different groups based on their properties। शेप्स को सेग्रीगेट करना है, बांटना है उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे, उनकी आकृतियों में जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं। भाई आपका स्क्वायर जो है चारों साइड बराबर होंगी, रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पे शेप्स को क्या करने की, कैटेगराइज करने की बात हो रही है या सेग्रीगेट करने की बात हो रही है, अलग अलग। शी इज असेसिंग हर स्टूडेंट्स एट डैश लेवल ऑफ जियोमेट्रिकल थिंकिंग एज पर दी थियोरी ऑफ वैन हील। वैन हील की थियोरी के, ये भी क्वेश्चन आता है, ये वैन हील से हर बार आता है क्वेश्चन। तो वैन हील की थियोरी के लेवल की अगर हम बात करें तो किस लेवल पे है? देखो, शेप्स को कैटेगराइज करना है प्रॉपर्टीज के आधार पे। विजुअलाइजेशन में प्रॉपर्टीज का ध्यान नहीं होता। बच्चे के लिए ये भी सर्कल है या गोला है और ये भी गोला है जो कि ओवल शेप है, तो वो सिर्फ शेप के आधार पे देख करके ही विजुअलाइज कर लेता है, जो कि लेवल 0 कह लीजिए आप उसको। एनालिसिस में ऐसा होता है कि आप प्रॉपर्टीज के आधार पे समझते हैं, एनालाइज करते हैं कि भाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि चारों साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की ये होती है ना, ट्रायंगल की ये होती है। तो विश्लेषण यानी एनालिसिस, जब प्रॉपर्टीज की बात आ जाए कि भाई उसके जो आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाकलाप दिया गया है, ठीक है ना, किस आधार पे? गुणों के आधार पे। तो गुणों के आधार पे आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, कौन सी शेप किधर जाएगी। ये सब तो और हायर लेवल हो गए, प्राइमरी लेवल पे काम भी नहीं आते। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार और समझिएगा कि सही जवाब क्या होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर हिंदू अरेबिक या इंडो अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की या गणन की हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही है? गणन की हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही है, यानी न्यूमरेशन का जो सिस्टम है हिंदू अरेबिक या इंडो अरेबिक जिसको हम कह देते हैं, उसके बारे में कौन सी एक बात सही है? गलत नहीं पूछा, सही पूछा। अगर गलत पूछा होता तो डिफरेंट आंसर हो जाता आपका, ठीक है ना। पर 40% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का मतलब है ए और बी। चलिए देखते हैं। हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। ये बेसिक बातें जो ध्यान रखनी है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। स्थानीय मान की अवधारणा आधारित है, मतलब ये प्लेस वैल्यू के सिस्टम पे आधारित है। बात एकदम सही है। डेसिमल्स का ध्यान रखा जाएगा। जो 10 अंक हैं 0 to 9 तक, है ना, उनके आधार पे पूरा जो है न्यूमरल सिस्टम ये बना हुआ है हिंदू अरेबिक। ऑल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ फाइनाइट सेट ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। यही बात बिल्कुल सही है, दोनों बातें, है ना। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखा जाएगा। ये हायरोग्लाइफिक सिस्टम पे बेस्ड है, चित्रलिपि पे नहीं, ये नंबर्स पे बेस्ड है, चित्रलिपि पे नहीं। तो ये कहना गलत हो गया। द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर द डिजिट्स आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ऐसा होगा तो 0-9, ये कह रहे हैं कि 0-9 लिख दो, चाहे 9-0 लिख दो, लेफ्ट टू राइट लिखो, चाहे राइट टू लेफ्ट लिखो, कुछ बदलेगा ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हो गया? गलत हो गई ये बात भी। तो ए और बी ही सही है। इस तरह से देखें तो ए और बी कहां है? डी में सही है। इसका मतलब आप लोग सही जवाब दे रहे थे। चलिए ताली बजा दीजिए अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए अब इस बात पे। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? समझिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और समझिएगा। According to NCF 2005, which of the following statements is or are true about mathematics learning among primary grade learners? यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में कौन सी बात सही है? Children learn more when the teacher explains the concept and child reproduces it। ये rote memorization, रटने की तरफ ले जा रहा है। एक बिल्कुल आपका क्या कहें, एकदम एक ऐसा फंडा है जो हम हमेशा लगाते हैं पेडागोजी में कि बच्चे को एक्टिव रखना है ना। और यहाँ बच्चा एक्टिव नहीं है। रिप्रोड्यूस करने का मतलब हो गया बच्चा तो जो उसने याद किया, जो उसके दिमाग में गया, उसी को उगल रहा है,
मतलब पुनर्उत्पादन कर रहा है बच्चा, मशीन थोड़ी है, फोन थोड़ी है जो फीड किया वही बता दिया निकाल करके नंबर। तो ये तो रटवाने वाली बात होगी, बच्चा एक्टिव नहीं है। अपॉर्चुनिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन टू एंगेज देम इन डिफरेंट एक्टिविटीज, क्विजेस एंड डिस्कशंस, यहाँ बच्चा एक्टिव है, ये बात पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है, ऐसे हम पढ़ा सकते हैं। कनेक्टिंग चिल्ड्रंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज विद द कॉन्सेप्ट्स टू बी टॉट, जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, उससे नए ज्ञान को जोड़ना। बी और सी सही है, जो कि ए ऑप्शन में नजर भी आ रहे हैं। 71% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। इसमें ए ऑप्शन गलत है क्योंकि वो रटने पे फोकस करता है और रटंत विद्या चलंत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, ये कहता है अ चाइल्ड अरेंजेस डेसिमल नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एज, यानी दशमलव संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी की तरफ बच्चा लेकर के जा रहा है। कैसे रिप्रेजेंट किया उसने, 0.082, 0.62, 0.36, 0.8। गड़बड़ नजर आ रही है कुछ, बताओ एक बार। तो द एरर मेड बाय द चाइल्ड इज ड्यू टू द मिसकॉन्सेप्शन बेस्ड ऑन, क्या मिसकॉन्सेप्शन है बच्चे को, इक्वल ग्रुपिंग की दिक्कत है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, रीग्रुपिंग या प्रोपोर्शनैलिटी। दिक्कत किसकी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो उसको लग रहा है सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, उस आधार पे उसने बांट दिया किसकी तरफ, छोटी से बड़े की ओर, ठीक है ना। तो जबकि भिन्न में चीजें डिफरेंट होंगी, सबसे सार्थक अंक के आधार पे उसने बांट दिया कि भाई। चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 14, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग इन मैथमेटिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है। यानी जो रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ नंबर्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, ठीक है ये तो रिलेशनल है। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दी रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम, चलिए ठीक है ये भी रिलेशनल है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ कैसे होगा। स्टूडेंट्स नो दी प्रोसीजर टू कैलकुलेट दी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रियाविधि जानते हैं, ये प्रोसीजर जानना है। इसमें रिलेशनशिप की तो कहीं बात ही नहीं हुई कि एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट कहीं रिलेट हो रहा हो, तो यही लीस्ट इंपॉर्टेंट है या सही नहीं है। स्टूडेंट्स यूज मैनिपुलेटिव्स टू एक्सप्लेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, चलो इसमें भी पॉसिबल है, संभावना है कि आप बच्चे को क्या है मैनिपुलेटिव्स दे रहे हैं जिसका प्रयोग करके वो क्या कर पाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कनेक्ट कर पाएगा बेसिकली उन मैनिपुलेटिव्स का यूज करके। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, मिस शामी अ मैथमेटिक्स टीचर गेव द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर क्लास, यानी मिस शामी है, शम्मी है और एक मैथमेटिक्स टीचर है, गिव द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर क्लास, एक क्वेश्चन दिया अपनी क्लास को, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स हुज एरिया इज 36 स्क्वायर यूनिट्स, गिवन दैट द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल्स आर होल नंबर्स, बाय गिविंग दिस टास्क द टीचर वाज ट्राइंग टू। यानी शम्मी एक गणित की शिक्षिका ने निम्नलिखित प्रश्न अपनी कक्षा को दिया, यदि आयतों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है तो उन सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट है ना। मतलब क्या कहा है, 36 स्क्वायर यूनिट्स है। और डायमेंशन के बारे में एक और बात उन्होंने बताई हुई है कि द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल्स आर होल नंबर्स, क्या है, होल नंबर्स हैं, मतलब होल नंबर हैं, ये भी बता दिया। तो कनेक्ट टुगेदर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरे टाइप मल्टीप्लिकेशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हेल्प स्टूडेंट्स टू रिकॉल मल्टीप्लिकेशन टेबल। क्या सिर्फ टेबल की बात हुई है, नहीं, यहां उनको कनेक्ट करने पड़ेंगे कई सारे कॉन्सेप्ट्स और बच्चे कनेक्ट कर पाए, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है आदित्य सिंह चौहान, बहुत बढ़िया बात है, आपका पेपर क्लियर हुआ है ना, दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे, जितने भी 3 टॉपिक्स हैं इनको आपस में कनेक्ट कर पाए। फिर भी पढ़ लेते हैं। रिकॉल का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रिकॉल कराना है, और भी रिलेशंस हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। लेट हर स्टूडेंट्स मेमोराइज, ये तो अपने आप में ही हट जाता है। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक, इससे बेटर क्या ये नहीं है, बिल्कुल है। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है फैजा सेज दैट 1/8 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन देन 1/2, यानी बच्चे को लग रहा है 1/8 बड़ा है किससे, 1/2 से, जो कि गलत है। ऑफ कोर्स भाई भिन्न की संख्या है तो छोटे वाला बड़ा होगा। तो अगर हम बात करें तो फैजा कहती है 1/8 1/8 बड़ा है 1/2 से।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एरर मेड बाय फैजा। फैजा से जो ये गलती हुई है, ये जो त्रुटि हुई है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन क्या हो सकता है वो बताएंगे आप। यार क्वालिटी चेंज कर लो तो साफ दिखेगा बिल्कुल, है ना। ऑटो की जगह वो कर लो 1080p। प्रोसीजरल एरर है, प्रोसीजर में तो एरर नहीं दिख रहा, प्रोसीजर में गड़बड़ थोड़ी है, कोई प्रोसीजर का काम भी नहीं था। केयरलेस एरर है, बच्चा केयरलेस एरर नहीं करेगा। लैंग्वेज का भी एरर नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल एरर है, उसके भिन्न के या फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने में अवधारणात्मक त्रुटि है कि उसको नहीं उस चीज को समझ में आ पाया कि अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 1/2 बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में कमी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चे का। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द मैथमेटिक्स करिकुलम शुड बी, यानी गणित की जो पाठ्यचर्या है वो कैसी होनी चाहिए एनसीएफ के अनुसार। बच्चों को एक्टिव रखना है। कोहेरेंट एंड स्टैटिक, देखिए स्टैटिक नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट की पाठ्यचर्या के, स्थैतिक है, मतलब कोई चेंज ही नहीं आता उसमें कभी। भाई एटलीस्ट अगर हिस्ट्री भी है तो उसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट तरीके, चेंजेस तो सभी सब्जेक्ट्स में आते हैं समय के साथ, ठीक है ना। कोहेरेंट एंड स्टैटिक, सुसंगत और स्थैतिक, तो स्टैटिक नहीं होगा, स्टैटिक नहीं हो सकता करिकुलम, उसमें डायनेमिक होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एम्बिशियस सही है, कोहेरेंट सही है कि कनेक्टेड हो चैप्टर्स एक दूसरे से, अगेन स्टैटिक नहीं होगा, एक्टिविटी ओरिएंटेड सही था। तो इनमें एक एक ऑप्शन तो सही है, लेकिन दूसरा जो पेयर है उसमें एक गड़बड़ है, तो एक ही ऑप्शन सही बचता है, एम्बिशियस एंड कोहेरेंट। यानी एम्बिशियस का मतलब यहाँ क्या है, डिजायर होनी चाहिए कि नेक्स्ट लेवल पे और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी चीजें और इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, चैलेंजिंग भी लगेगा थोड़ा सा। और कोहेरेंट यानी कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से स्पाइरली जुड़े हुए होंगे, है ना, कनेक्टेड होंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेस टू डेवलप एल्जेब्रिक थिंकिंग अमॉन्ग प्राइमरी ग्रेड लर्नर्स। यानी प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन या जो हम बीज गणित कहते हैं, जिसको एल्जेब्रिक थिंकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे लेकर के आए। पहला ऑप्शन है स्टार्टिंग विद सिंपल पैटर्न्स ऑफ रिपीटिंग शेप्स एंड देन मूविंग टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इन्वॉल्विंग नंबर्स, यानी शेप से नंबर्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करना शुरू करें। यूजिंग ग्राफिकल मेथड टू इंट्रोड्यूस एल्जेब्रिक इक्वेशंस, या फिर इंट्रोड्यूसिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एम्फसाइजिंग द यूज ऑफ एल्जेब्रा इन डेली लाइफ। लगाइए तुक्के, देखिएगा एक बार। सबके जो जवाब हैं इसमें, सब अपने अपने जवाब दे रहे हैं इसमें अलग अलग, देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार के रूप में लिया जाता है, बेस किसको बनाएं। तो स्टार्टिंग विद सिंपल पैटर्न्स टू रिपीटिंग शेप्स एंड देन मूविंग टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इन्वॉल्विंग नंबर्स, बात तो ठीक है, बेस बना सकते हैं। यूजिंग ग्राफिकल मेथड टू इंट्रोड्यूस एल्जेब्रिक इक्वेशंस, सिर्फ एल्जेब्रिक इक्वेशंस के बारे में नहीं है ये, ठीक है ना, ओवरऑल एल्जेब्रिक थिंकिंग के बारे में है कि थिंकिंग कैसे वो डेवलप होगी, कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा। इंट्रोड्यूसिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एम्फसाइजिंग द यूज ऑफ एल्जेब्रा इन डेली लाइफ। देखिए सुनने में अच्छा लग रहा है, एम्फसाइजिंग द यूज ऑफ एल्जेब्रा इन डेली लाइफ, किस बात के बारे में, प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार बनाएं। आधार इसको बना लीजिए, इससे अपने आप डेली लाइफ से कनेक्ट हो जाएंगी चीजें, क्योंकि जो सिंपल पैटर्न्स हैं, जो रिपीट होती हैं शेप्स, उनको धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो एक थिंकिंग का वे बिल्ड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, डी के साथ नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, व्हेन आस्क्ड टू मल्टीप्लाई 25 बाय 7, 25 को 7 से गुणा करने के लिए जब कहा गया एक स्टूडेंट को, तो बच्चा क्या करता है, 25 को ऐड कर देता है 7 टाइम्स। यानी व्हेन आस्क्ड टू मल्टीप्लाई 25 बाय 7 a student adds 25 7 times. Which of the following statements is correct with respect to the given context? The use of formal algorithm needs to be emphasized over informal strategies. यानी जो formal algorithm जो है उसका यूज क्या करें, एम्फेसाइज करें, इनफॉर्मल स्ट्रेटजीज से उसको सिखाएं। अनौपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग पर बल देना, यानी इनफॉर्मली मत करो भाई,
जो एल्गोरिथम है, जो फॉर्मूला सेट है, उसके अलग नहीं जाना, जबकि आप बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। द स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय द स्टूडेंट कैन नॉट बी असेस्ड बाय द टीचर, यानी जो स्ट्रेटेजी दी है टीचर कह देगा नहीं नहीं ये ऐसे नहीं करना, वो असेस ही नहीं करेगा, उसका आकलन ही नहीं करेगा, ये भी गलत है। द स्टूडेंट हैज क्रिएटिवली एक्सटेंडेड द नॉलेज ऑफ एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, ये बात एकदम सही है। बच्चे ने क्या किया है, क्रिएटिवली एक्सटेंड किया कि इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस चीज में हम बच्चे को ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं तुम्हें तो बताया था ऐसे ही करना था, ऐसे क्यों कर दिया, जब वो सही है। अगर 25 को 7 बार ऐड करके उसने निकाल दिया जब मल्टीप्लाई करने को कहा, तो वो भी एक क्रिएटिव वे है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन का। हैज नो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं कहेंगे, अगर नहीं होती तो वो गलत ही करता। फिर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो चिल्ड्रंस मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटीज एट प्राइमरी लेवल कैन मोस्ट अप्रोप्रिएटली बी इन्फर्ड बाय, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्तता से डैश के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चंस गिवन एज होम टास्क, यानी स्टेप बाय स्टेप उनको होमवर्क में बस काम कंप्लीट करना, ये एकदम खराब तरीका है। अचीवमेंट इन रेगुलर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, बच्चा एक्टिव नहीं है इन दोनों ऑप्शन में। एनालाइजिंग देयर एरर्स, हाँ पॉजिटिव है। मेमोराइजिंग ऑफ फॉर्मल एल्गोरिथम, ये एकदम खराब है। क्या करेंगे आप, एनालिसिस एनालाइजिंग देयर एरर, बच्चे की जो गलतियां हो रही हैं उन त्रुटियों का विश्लेषण करके ही हमें पता लगेगा कि जो तर्क है या जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो किस हद तक आई है या नहीं आई। ये बाकी के 3 ऑप्शन में बच्चा ही एक्टिव नहीं है, तो वो तो वैसे ही हट जाते हैं, चाहे आपको गणित बहुत ज्यादा ना भी आता हो। ठीक है जी।